हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे आज के 30 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमको समझ में आएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसका नेचर कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जीआईसी के लिए। इसके अलावा नेट का भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल जीआईसी के क्वेश्चन है और जो फर्स्ट यूनिट है उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए हम सारे के सारे क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली जो वीडियोज अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? तो सामाजिक भौतिकी की बात किसने की थी? सोशल फिजिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त काम्टे। देखिए, समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र शब्द देने से पहले अगस्त काम्टे ने इसका एक नाम रखा था, क्या उसे सामाजिक भौतिकी कहा था, सोशल फिजिक्स। लेकिन बाद में इन्होंने इसे चेंज कर दिया और उसका नाम जो है समाजशास्त्र रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? तो ऑप्शन नंबर ए है 1839, बी है 1857, 1818, 1838। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1838। तो 1838 में इन्होंने सामाजिक भौतिकी जो नाम रखा था उसे चेंज करके समाजशास्त्र रखा। इन्होंने क्यों चेंज किया था? क्योंकि जो सामाजिक भौतिकी वर्ड है, इन्होंने जो शब्द रखा था, इसे क्वार्टलेट नाम का एक जो दार्शनिक था उसने जो है चुरा लिया था, या फिर उसने शायद अपने अध्ययन में उसने यूज़ किया था पहले से ही। तो इसलिए इन्होंने अगस्त कॉम्टे ने चेंज करके उसका नाम समाजशास्त्र रख दिया था 1838 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? 1836, 1848, 1846, 1838। देखिए, जो क्वेश्चन है ये जीआईसी के प्रीवियस ईयर के, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है अगस्त काम्टे से रिलेटेड, यानी फर्स्ट यूनिट से समाजशास्त्र की अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति और जो हमारे क्लासिकल थिंकर हैं एमाइल दुर्खीम, अगस्त काम्टे, इन सभी से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हैं कि जो क्वेश्चन बार बार ज़्यादा आए हुए हैं वो मतलब पूछा जा सकता है, उसका आने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसको हम देख लें एक बार। और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन जो है हमें रटा होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन कोई हम तुक्का मार के वहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर बहुत ज़्यादा कट सकते हैं। अगला देखिए, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था 1838 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, वैश्विकता, निश्चयात्मकता, सामान्यता, नैतिकता। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, नैतिकता। देखिए, जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई अध्ययन करता है और वह अध्ययन कर रहा है तो वो एकदम पक्षपात रहित होकर के जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करता है। और ऐसी पद्धति जो विचार, नैतिकता, दर्शन या तत्वमीमांसा से संबंधित होती है, तो वो क्या होता है, वो उसे हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं। जबकि जो हमारा विज्ञान होता है वो क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, अवलोकन पे आधारित होता है, उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं होती हैं। हम उसमें क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता को देखते हैं, कार्य कारण संबंध, तो ये सारी की सारी उसकी विशेषताएं होती हैं। जबकि नैतिकता क्या है, ये दार्शनिक जो होता है उसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने व्यक्त किया कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं? तो इसका ऑप्शन देखिए, कार्ल पियर्सन, एल बर्नार्ड, स्टुअर्ट चेज, जी लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे?
तो समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्टे हैं। तो अगस्त कॉम्टे का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था उनका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1798 में हुआ था। उस टाइम जब फ्रांसीसी क्रांति एकदम अपने चरम सीमा पे थी, तभी इनका जन्म हुआ था। तो ये बड़े होते हुए इन्होंने देखा था जो वहाँ पे व्यवस्था सारी की भंग हो गई थी, सारी की सारी व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें ये देख रहे थे, तो इसीलिए इनके मन में ऐसा विचार आया कि जो ये व्यवस्था इतनी ज़्यादा इधर उधर हो गई है और समाज में कोई भी स्थिरता नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें कैसे सही की जाए। तो इसीलिए इन्होंने जो है ये समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा विज्ञान बनाया जाए जिससे ये समाज में जो सारी घटनाएं घट रही हैं इसका हम अध्ययन कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। तो पॉजिटिविज्म से कौन संबंधित हैं? तो अगस्त कॉम्टे, इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? मैक्स वेबर, जे हैबरमास, एमाइल दुर्खीम, एच स्पेंसर। तो हैबरमास जो थे ये प्रत्यक्षवाद को नहीं मानते थे, इन्होंने इसकी आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे विश्वविद्यालय। सबसे पहले समाजशास्त्र का जो अध्ययन था वो अर्थशास्त्र के साथ बॉम्बे विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था 1914 में। उसके बाद 1924 में इसका जो है एक अलग विभाग बना था जिसके अध्यक्ष थे जीएस घुरिये, और जीएस घुरिये जो थे वो पैट्रिक गिट्स के अंडर में थे। तो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था 1914 में। अगला देखिए उसके बाद क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? मार्क्स, मैकाइवर, पेरेटो, सोरोकिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोरोकिन। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं विशुद्ध विज्ञान की, व्यवहारिक विज्ञान की, भूविज्ञान की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान की। देखिए प्राकृतिक विज्ञान और सामान्य समाज विज्ञान जो है ये विज्ञान की शाखा है, जबकि जो हमारा समाजशास्त्र है ये क्या है? ये विशुद्ध विज्ञान है, इसको हम विशुद्ध विज्ञान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में माना है, यह कथन व्यक्त किया गया है। यानी जो समाजशास्त्र का उद्देश्य है वो सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में किसने माना है? आगबन द्वारा, दुर्खीम द्वारा, जिन्सबर्ग द्वारा, सीमेल द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खीम द्वारा। देखिए दुर्खीम ने समाज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया था? फैक्ट को, तथ्यों को दिया था। और उन्होंने कहा था कि हमें जो है तथ्यों को यानी फैक्ट को एक वस्तु की तरह समझना चाहिए। इन्होंने एक फैक्ट को एक वस्तु की तरह मानने के लिए बोला था। और ये जो फैक्ट होते हैं ये सर्वमान्य होते हैं, यानी समाज इसे जो है पूरी तरीके से स्वीकृति प्रदान किया रहता है। ऐसे किसी वस्तु को हम फैक्ट नहीं बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को फैक्ट नहीं बोल सकते हैं। जो समाज द्वारा मान्य होता है, सर्वमान्य होता है, सार्वभौमिक होता है, उसे ही हम जो है सोशल फैक्ट बोल सकते हैं, यानी सोशल फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? एमाइल दुर्खीम, टालकट पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट, जॉर्ज सीमेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज सीमेल। जॉर्ज सीमेल जो थे वो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित थे और ये मुख्य विचारक थे, मतलब स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य यही थे, जॉर्ज सीमेल। इसके अलावा वानविज, टानीज, वीरकांत, ये सारे के सारे थे। अगला देखिए। किसने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कार्ल मैनहीम, अगस्त कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर अगस्त कॉम्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? सामाजिक एकता, नैतिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। इसका जवाब देखिए कूट में देना है, 1 व 2, 3 व 4, 1 व 3, 2 व 4। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 3, यानी सामाजिक एकता और मानवता का धर्म। तो अगस्त कॉम्टे जो थे वो सामाजिक एकता और मानवता के धर्म की बात करते हैं।
देखिए अगस्त कॉम्ट जो थे, इन्होंने कहा था कि मानवता क्या है, एक परम वास्तविकता है। और इन्होंने महामानव की बात की थी। इन्होंने कहा था कि महामानव एक जीवित ईश्वर है और महामानव जो है इसी को पुजारी बनना चाहिए। पुजारी से इनका मतलब था कि कोई पूजा कराने वाला पंडित पुजारी नहीं, इनका मतलब था कि जो इन्होंने कहा था कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास करता हो, ऐसा जो है व्यक्ति या ऐसा जो दार्शनिक या विचारक या फिर जो ऐसा जिसके पास ज्ञान होगा, उसे क्या कहते हैं, हम समाज का पुजारी बनाएंगे। और ये पुजारी हमारे कौन होंगे, जो वैज्ञानिक या कलाकार हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इन्होंने बोला था कि ऐसे लोगों को समाज चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अगस्त कॉम्टे। समाजशास्त्र के जनक यही माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1798 में, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के मॉन्टीपेलियर के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था इनका जन्म, और 1798 में हुआ था। ये प्रत्यक्षवादी माने जाते हैं और समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। और इनके जो गुरु थे वो थे सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया? बीरेस्टीड, अगस्त कॉम्ट, किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कॉम्टे। इन्होंने सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को दिया था, यानी सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स। देखिए सामाजिक स्थैतिकी में इन्होंने बताया था कि जो सामाजिक संरचना के समस्त भागों का जो एक संपूर्ण व्यवस्था होता है, उसका अध्ययन क्या है, सामाजिक स्थितिकी में किया जाता है। यानी समाज की जो संरचना होती है या उसका जो बाहरी आवरण है, एक तरह का मतलब जो उसका बाहरी भाग है, समाज की जो संरचना है, सिर्फ उसका अध्ययन किस में किया जाता है, सामाजिक स्थैतिकी में किया जाता है। और इन्होंने बताया कि जो सामाजिक गतिकी है या सामाजिक गति विज्ञान है, सोशल डायनेमिक, इसमें क्या होता है, मानव का जो विकास या प्रगति होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक गति विज्ञान जो है ये इतिहास से अपने तथ्यों का संकलन करता है, और इसीलिए इन्होंने, काम्टे ने इसको इतिहास का विज्ञान कहा है। और आपको ये भी पता होगा कि जो इनका अध्ययन पद्धति था काम्टे का, वो ऐतिहासिक भी था। इन्होंने बताया था कि जो सामाजिक गतिकी विज्ञान है, इसके अंदर उन निश्चित नियमों का अध्ययन किया जाता है जिसके अनुसार समाज का एक क्रमिक विकास होता है और परिवर्तन होता है। यानी कुल मिला के जो सामाजिक स्थितिकी है उसमें केवल संरचना का अध्ययन किया जाता है, और जो सामाजिक गतिकी है इसके अंदर हम सामाजिक संरचना और जो है उसके जो गति हैं, यानी जो परिवर्तन होता है, जो एक क्रमिक विकास होता है, सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया? हायरार्की ऑफ साइंस ये किया था, अगस्त कॉम्टे ने किया था। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, एक ऑप्शन काट के यहाँ पे होगा काम्टे होगा। देखिए काम्टे ने हायरार्की ऑफ साइंस दिया था। तो इन्होंने सबसे पहले जो विज्ञानों का संस्करण बताया था उसमें इन्होंने सबसे पहले नंबर पे रखा था मैथ को, यानी गणित को। उसके बाद इन्होंने रखा था एस्ट्रोनॉमी, फिर इन्होंने फिजिक्स को रखा था, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, फिर है सोशियोलॉजी, और अंत में उन्होंने एक और जोड़ा था इथोलॉजी को। इन्होंने कहा था जो मैथ होता है ये एकदम स्वतंत्र होता है अपने आप में, ये किसी पे भी निर्भर नहीं होता है, और बाकी जो इसके नीचे के जितने भी हैं कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है, ये मैथ पे डिपेंड है। फिजिक्स क्या है, ये एस्ट्रोनॉमी और मैथ पे डिपेंड है। केमिस्ट्री हमारा जो है ये फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथ तीनों पे डिपेंड है। तो ऐसे करके सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो और इन्होंने बताया था कि जो मैथ होता है बस सिर्फ यही अपने आप में एकदम स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान, समाज विज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज का विज्ञान। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही सारे क्वेश्चन आए। लेकिन जो हमारा फर्स्ट यूनिट है समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति, इससे तो कन्फर्म है क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो
एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है कि एकदम ईजी से ईजी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, उसको हम बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं और वही क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग। और हमारे जो क्लासिकल थिंकर हैं 5, अगस्त काम्टे, एमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका एकदम जो भी थ्योरी है, अवधारणा है, जो भी इनकी बुक्स वगैरह हैं, सब एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और हर एग्ज़ाम में पूछता है। इन्हीं के आधार पे, इन्हीं की वजह से सारा का सारा समाजशास्त्र विषय जो है वो हमारा खड़ा हुआ है। तो इनसे तो क्वेश्चन पूछना कभी बंद नहीं करेगा, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, सभी को पता है, वर्ग संघर्ष की बात इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका नाम वर्ग संघर्ष के साथ जुड़ा है? देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, घुमा फिरा के पूछा है। मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछा है और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप लोग आराम से देख लीजिए। देखिए वर्ग संघर्ष के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो अगस्त कॉम्ट, मार्क्स, कार्ल मार्क्स हैं, सॉरी अगस्त कॉम्ट ही मेरे बार बार जुबान से आ रहा है, कार्ल मार्क्स हैं, वर्ग संघर्ष से जुड़े हुए हैं। अगला को देखिए, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? पूंजीवाद की बात किसने की थी? तो वो हमारा किया था मैक्स वेबर ने। इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद से जोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहाराकरण पदों का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? वर्ग संघर्ष की बात किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष में बुर्जुआ और सर्वहाराकरण 2 वर्गों की बात किया था। इन्होंने बताया था कि बुर्जुआ जो होता है वो हमारा जो पूंजीपति होता है उसे बोला था इन्होंने बुर्जुआ, और जो सर्वहाराकरण होता है, जो श्रमिक वर्ग होता है, इसे इन्होंने सर्वहारा बताया था। यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो हारने के लिए उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका श्रम है, इसके अलावा उसके पास क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया? सामाजिक उद्विकास के आर्थिक, तो आर्थिक निर्धारणवादी किसको बोला जाता है? कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। कार्ल मार्क्स जो हैं ये केवल और केवल इनको आर्थिक, ये हर चीज़ में आर्थिकता को लेके आते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि समाज में जो दो वर्ग उत्पन्न होते हैं, ये भी किसकी वजह से होते हैं? आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से समाज में ये 2 वर्ग बनते हैं। तो इनको जो है स्पेशली आर्थिक निर्धारणवादी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संबंध में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अगेन अगेन वही क्वेश्चन है रिपीटेड। वी पेरेटो, कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? यानी जो सामाजिक क्रम होता है वो किस आधार पे होता है? सामाजिक चयन, सामाजिक संस्था, सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन। तो हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासवादी थे। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राकृतिक चयन। हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासवादी थे और ये डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने डार्विन से प्रभावित होकर के ही अपना जो है उद्विकास से संबंधित समाज का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने बताया था कि जो सर्वोत्तम होता है, जो सर्वोत्तम होता है उसी की जीत होती है, उसी का विजय होता है, और जो ये प्रकृति है उसी को चुनती है जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। यानी इन्होंने जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें इन्होंने बताया था कि प्राकृतिक चयन के आधार पर ही जो ये विकास होता है, क्रमिक विकास, वो इसी के आधार पे होता है। यानी संबद्धता से असंबद्धता की ओर इन्होंने बताया था कि इसी तरीके जो है एक रेखी परिवर्तन होता है। सॉरी, इन्होंने कहा था कि जो एक क्रमिक विकास होता है वो अनिश्चित दिशा से निश्चित दिशा की ओर होती है, यानी असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है। इन्होंने उदाहरण दिया था जैसे भ्रूण। इन्होंने बताया था कि पदार्थ का भी उसी तरीके से क्रमिक विकास होता है। और इन्होंने इसके अलावा कहा था कि जो मनुष्य है उसका जन्म होता है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। इसी तरह विकास की एक गति भी चलती रहती है, और यही नियम समाज पे भी लागू होता है। क्योंकि ये डार्विन से प्रभावित थे, तो डार्विन का जो
सिद्धांत था उसी के आधार पे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया संरचनात्मक पद्धति, संघर्षात्मक पद्धति, प्रकार्यात्मक पद्धति, उद्विकासी पद्धति। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकासी पद्धति अपनाया था। अगला देखिए, किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की थी, यानी संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो समाज है ये एक अभिन्न व असीमित खानाबदोशी झुंड के रूप में रहता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में जैसे जैसे जटिलता बढ़ी उसके साथ साथ ये सारे जो झुंड थे ये एक सैनिक क्रियाओं के विकास, इनका मतलब एक सैनिक की तरह इनका विकास हुआ और युद्ध होने लगा। तो युद्ध से बचने के लिए क्या किया इन्होंने, मतलब एक संगठन जैसा इन्होंने ये बनाने लगे। तो उनमें क्या हुआ, एक मतलब जब संगठन बना तो फिर नेता की कमी महसूस की गई कि जो इनका मार्गदर्शन कर सके, यानी मुखिया। तो इन्होंने संगठन के उसमें सदस्यों में से इन्होंने अपना कोई नेता या मुखिया चुन लिया और उसे एक राजा की तरह बना दिया। तो इन्होंने बताया कि इसी तरीके से सैनिक समाज से औद्योगिक समाज में जो परिवर्तन हुआ है उसी के बारे में इन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? सोशल फैक्ट। इसका आंसर दुर्खीम। सभी को पता है दुर्खीम ने सोशल फैक्ट की बात की थी। इनका मेन जो पॉइंट ही है सोशल फैक्ट। इनकी जितनी भी थ्योरी या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर चीज़ किस पे आधारित है, सोशल फैक्ट पे आधारित है। चाहे वो आत्महत्या हो, चाहे वो धर्म हो, हर चीज़ को इन्होंने सोशल फैक्ट बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस डेली अपलोड होती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको चाहे वीडियो अच्छी लगती हो चाहे ख़राब लगती हो, आप वीडियो अगर आपको ख़राब भी लगती है तो आप उसको अनलाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो में क्या कमी है, ताकि उसको जो है मैं सुधार सकूँ। क्योंकि देखिए कमियां उसी को बताई जाती हैं जिसको सुधारना होता है, ना कि दूसरों को। और जब तक मुझे अपनी कमी नहीं पता चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान परफेक्ट होता है। जो भी मैं बोल रही हूँ या फिर जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है कि कोई ना कोई इसमें कमी है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। और मैं मेहनत करके बनाती हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी बनी है। बाकी आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। डेली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में वीडियो बनाएंगे और अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।